आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे साइंस की, और साइंस में हम लोग पोर्शन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पिछले वीडियो में संयोजकता के विषय में आप लोगों को बताया था। आज हमारा टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। बच्चों, ये कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, आओ चलो इसको समझ लेते हैं कि कार्बन के अपर रूप होते क्या हैं। देखिए बच्चों, ये आप देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिए। कार्बन के अपर रूप होते क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिए। लिखा है इसमें प्रकृति में, ध्यान से देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है, केवल अंडरलाइन करते चलते चलेंगे और आपको पढ़कर सुनाते चलेंगे, तो आपको यही नोट कर लेना है। ठीक है, लिखा है इसमें, जब प्रकृति में कोई तत्व, जब प्रकृति में, प्रकृति मतलब इस संसार में कोई तत्व, जब प्रकृति में कोई तत्व, जब प्रकृति में कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब प्रकृति में कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब प्रकृति में कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब प्रकृति में कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कैसे विभिन्न रूपों में पाया जाता है? ध्यान सुनना। जिनके भौतिक गुण, जिनके क्या हो, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके क्या होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी भिन्न भिन्न होती है। जिनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, या प्रायः समान होते हैं, या प्रायः समान होते हैं। फिर से जरा देख लीजिए, प्रकृति में कोई तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है, लाइक कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कोई भी तत्व। तो प्रकृति में कोई भी तत्व, अगर कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण कैसे हो, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, भौतिक गुण उनके भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु रासायनिक गुण या तो समान होते हैं या प्रायः समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं या फिर प्रायः समान होते हैं। तो इन रूपों को, तो ये जो रूप होते हैं, इन रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं, ये उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। ये जो ये रूप हैं, इन रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को आप रिपीट कर लीजिए। जब प्रकृति में कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण कैसे होते हैं बेटा, भौतिक गुण उनके कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान हो या प्रायः समान हो। फिर से समझ लीजिए, प्रकृति में बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके विभिन्न रूप होते हैं, उन रूपों के भौतिक गुण कैसे होते हैं, असमान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान या प्रायः समान होते हैं। तो ऐसे रूपों को हम उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक था कार्बन के अपर रूप। तो पहले अपर रूप किसे कहते हैं ये तो जानना जरूरी था। अपर रूप आपको अगर समझ में आ गया होगा तो कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं। देखो, प्रकृति में कार्बन तत्व, कौन सा तत्व, कार्बन तत्व, प्रकृति में कार्बन तत्व विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ, विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ अनेकों रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में जो कार्बन तत्व है वो विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ, विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ अनेकों रूपों में पाया जाता है, अनेक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी रूप, ये जितने भी रूप हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सभी रूप कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने बच्चों हीरा देखा होगा, हीरा कितना कठोर होता है। हीरा के साथ साथ आपने ग्रेफाइट देखी होगी, ग्रेफाइट के साथ साथ आपने फुलरिन देखी तो नहीं होगी, लेकिन सुना होगा ना, और नहीं सुना है तो चलो बता दे रहे हैं। फुलरिन बच्चों, हीरा शायद आप लोगों ने फिल्मों के माध्यम से हीरा के विषय में देखा हो, या वास्तविकता में भी आप लोगों ने देखा हो तो देखा हो। इसके बाद में ग्रेफाइट तो आप लोगों ने जरूर देख ली होगी। जो पेंसिल जिसका इस्तेमाल करते हो ड्राइंग वगैरह बनाने में, तो उस पेंसिल में जो काला वाला पोर्शन होता है वो ग्रेफाइट का होता है। और एक फुलरिन ऐसा ही, फुलरिन की स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर वाला एक कार्बन का ये अपर रूप है। तो कहने का मतलब ये तीनों का निर्माण किससे होता है, कार्बन से होता है। चाहे वो आपका हीरा हो, इतना कॉस्टली जो मिलता है हीरा, चाहे हीरा हो या बिल्कुल सस्ता सा मिलने वाला ग्रेफाइट हो या फिर फुलरिन हो,
ये तीनों के तीनों बनते किससे हैं? ये तीनों के तीनों बनते कार्बन से हैं, परंतु इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब सोचो डायमंड कितना हार्ड होता है और उसी जगह पर ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट को अगर हम ऐसे जरा सा छू लें, ग्रेफाइट की पेंसिल होती है ना जिससे आप लोग लिखते हो, अगर उसको जरा सा छू लो तो वो आपके हाथ में लग जाएगी। जबकि हीरे को चाहे इतना रगड़ो, हीरा कभी हाथ में लगता है? नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हीरे के क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। और आभूषण बनाने पर अगर वो कहीं छूने से घिस जाता होता तो फिर आदमी का बंटाधार हो जाता, क्योंकि इतने महंगे आभूषण हीरे के बनवाने के बाद अगर केवल छूने मात्र से हीरा उनके हाथ में लग जाता तो फिर कितना नुकसान होता है। इसलिए ये समझो हीरा जो होता है बना कार्बन से, लेकिन कार्बन से बहुत बहुत मजबूती से उसमें कार्बन एटम अटैच होते हैं, एक जाल टाइप का बनाते हुए अटैच होते हैं। मतलब आप उनको कितना भी रगड़ो उससे एटम कार्बन के बाहर नहीं निकलेंगे। हीरा बना कार्बन से ही, और ग्रेफाइट ये भी कार्बन से बना है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि इसको ऐसे छू लेंगे तो इसकी एक लेयर हमारे हाथ पे लग जाएगी। तो ये दोनों, और फुल्लेन के विषय में आप लोग अभी जानते नहीं होंगे, धीमे धीमे सीख जाओगे। तो आपको हम बताए दे रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट ये दो कम से कम आप लोगों ने देखे होंगे, ना देखे होंगे तो इनके विषय में जानते तो होंगे। तो हीरा भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, लेकिन इनमें अंतर ये है कि हीरा जो है वो एक नेटवर्क टाइप का बनाता है, एक जाल टाइप का बनाता है, और जबकि ग्रेफाइट जो है आपका, ग्रेफाइट में एक लेयर टाइप के होते हैं। अगर छू लेंगे हम उसको, ऐसे छू ले तो हमारे हाथ पे एक लेयर लग जाएगी, जबकि हीरे में ऐसा नहीं होता। तो दोनों के भौतिक गुण समान है, लेकिन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? कार्बन से। दोनों का निर्माण किससे हुआ है? कार्बन से। इसीलिए ये दोनों क्या कहे जाते हैं? कार्बन के अपर रूप। दोनों क्या, बल्कि फुल्लेन भी इसी में आ जाता है, कार्बन के अपर रूप। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। देखिए हम लोग हाई स्कूल की साइंस पढ़ रहे हैं, उस साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कल मैंने स्टार्ट किया था। कल मैंने थोड़ी सी जनरल जानकारी इसके विषय में दी थी, आज हमें उसी के आगे पढ़ाना था। तो हमने आपको कार्बन के अपर रूप बताए, कार्बन के अपर रूप समझाए। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? एग्जाम में ज़्यादातर आपसे अपर रूप पूछ लेता है कि कार्बन के कोई दो अपर रूप बताओ, तो याद रखना हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेन हुआ, लकड़ी का कोयला हुआ, ये सभी किस में आ जाते हैं? कार्बन के अपर रूप में आ जाते हैं। कार्बन का अपर रूप होता क्या है कि कोई भी तत्व तो विभिन्न रूपों में पाया जाए, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हो किंतु रासायनिक गुण समान हो, तो ऐसे रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप कहते हैं। बच्चों इतना उम्मीद करते हैं इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? जैव शक्ति सिद्धांत। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कापियों में मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद में इसको याद करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या पढ़ना है हमें? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। बच्चों जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत को किसने बताया था? जैव शक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं वैज्ञानिक बर्जीलियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया था। बर्जीलियस ने बच्चों क्या बताया था? बर्जीलियस ने बताया था कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, सजीव जैसे हम हैं, आप हो और पेड़ पौधे हैं, तो जो ये सजीव होते हैं इनमें एक रहस्यमय शक्ति होती है, एक यूनिक पावर होती है, एक रहस्यमय शक्ति होती है, और रहस्यमय शक्ति के कारण ही केवल और केवल सजीव प्राणी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ये बात बताई थी किसने? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने बताया था कि जो सजीव होते हैं, सजीव में जैसे हम हैं, आप हो, पेड़ पौधे हैं, और भी लोग आप जानते हो, मतलब जिनमें जीवन हो, कुल मिला के जिनमें जीवन हो, जिनमें जीवन होता है उनमें एक ऐसी यूनिक पावर होती है, रहस्यमय शक्ति होती है, जिसके कारण वह क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थों को बना सकते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का
जो निर्माण है वो केवल और केवल सजीवों द्वारा ही संभव है, क्योंकि सजीवों में ही वो यूनिक पावर होती है, वो रहस्यमय शक्ति होती है, जिसके कारण वह कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्जीव माध्यम से कभी कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। और सजीवों में ये जो यूनिक शक्ति होती है उसे ही बर्जीलियस ने जैव शक्ति कहा। क्या कहा? जैव शक्ति। ये जो यूनिक पावर है, जो रहस्यमय शक्ति है, इसी को बर्जीलियस ने कहा, क्या कहा? इसी को जैव शक्ति कहा। उन्होंने कहा कि जीवों में या सजीवों में ही एक ऐसी यूनिक पावर होती है जिसकी वजह से वो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया केवल और केवल सजीवों में ही एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है, जिसके कारण वह कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। इतना समझ में आया? यही बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत है। तो इतना ही आपको लिखना है कि सजीवों में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिसके कारण वह कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इस शक्ति को ही जैव शक्ति कहते हैं और इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आंसर है बर्जीलियस ने। अब बच्चों, इसका अंत किसने किया, इसका समापन किसने किया? ये तो जैव शक्ति सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने, अब इसका अंत किसने किया? तो इसका अंत इन्हीं के शिष्य जर्मनी वैज्ञानिक होलर ने किया था। किसने किया था? होलर ने किया था। होलर ने क्या बताया? होलर ने बच्चों किया क्या? होलर ने ये किया कि इन्होंने एक अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाया। कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है, यूरिया। लेकिन इन्होंने यूरिया का निर्माण एक अकार्बनिक यौगिक से करके दिखाया। इन्होंने यूरिया का निर्माण जो था अमोनियम साइनेट से करके दिखाया। अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर इन्होंने क्या बनाया? यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये होता है अमोनियम साइनेट NH4CNO। और इसको इन्होंने क्या किया? गर्म कर दिया। क्या किया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या हुआ? देखो, NH2CO और 2 H इधर चले जाएंगे, CONH2, ये यूरिया बना। क्या बना? ये यूरिया बना। और ये क्या था? अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट। तो बच्चों, होलर जो आपके साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे? जो आपके होलर साइंटिस्ट थे। होलर ने क्या किया था? होलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था और उन्होंने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से, किससे? अमोनियम साइनेट से उन्होंने एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण करके दिखाया था। अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण करके दिखाया था। किसने? होलर ने। और होलर ने ही जैव शक्ति सिद्धांत का समापन किया था। तो जैव शक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। और जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? कि सजीवों में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिसके कारण केवल और केवल सजीव ही कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। परंतु इनके इस सिद्धांत का खंडन करने वाला और कोई नहीं, इन्हीं का शिष्य होलर था। होलर जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रयोगशाला में, लैब में क्या किया? अमोनियम साइनेट से पहली बार कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके दिखाया और बताया कि केवल और केवल सजीवों में ही ये यूनिक पावर नहीं होती, आप निर्जीव माध्यम से भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हो। तो बच्चों, ये था आपका जैव शक्ति सिद्धांत और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। अब इसके बाद में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें कार्बन की
मुखी प्रकृति। हाँ तो बच्चों क्या आपको पढ़ना है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति ने कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। बच्चों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है? कल मैंने आपको बताया था कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। आओ इसको देखते हैं जरा। बच्चों आपको कल मैंने बताया था कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें श्रृंखलन का गुण भी होता है और उसकी संयोजकता भी ज़्यादा होती है। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है कार्बन के पास में श्रृंखलन का गुण होने के साथ साथ उसकी सर्वाधिक संयोजकता 4 होती है। इसी को ही हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन के गुण के साथ साथ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए कार्बन विभिन्न यौगिकों से जुड़ता हुआ एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। श्रृंखलन का गुण क्या है बच्चों? जैसे ये कार्बन एटम है तो इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, ये अदर कार्बन एटम से जुड़कर जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। मतलब कार्बन को अन्य एटमों को अपने से जोड़ने की एक विशेष क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन का गुण। तो बच्चों कार्बन में संकलन का गुण उपस्थित होता है और संकलन के गुण के साथ साथ कार्बन में क्या होता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन अपनी संयोजकता को निम्न 4 प्रकार से पूरा कर सकता है। एक तो ऐसे भी पूरा कर सकता है, दूसरा ऐसे पूरा कर सकता है, तीसरा ऐसे पूरा कर सकता है और चौथा ऐसे। कल हमने ये आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जो कार्बन होता है वो कार्बन अपनी संयोजकता को ऐसे भी पूरा, कार्बन की हाईएस्ट संयोजकता 4 होती है तो अपनी 4 संयोजकता को 4 अलग अलग एटम से जोड़कर वो पूरा कर सकता है, और 2 अलग अलग एटम से सिंगल बॉन्ड से, एक से डबल बॉन्ड से, या 2 अदर एटम से डबल बॉन्ड से, या एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से अपनी संयोजकता को पूरा कर सकता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण और कार्बन में संकलन का गुण उपस्थित होने के कारण कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इतना ही सीखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के विषय में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है नॉमेनक्लेचर के लिए और कार्बनिक यौगिकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो से सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम जी लाल क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो आज और कल के वीडियो में पढ़ाया गया है, इतना उनको तैयार करना होगा, जो कि आपसे नेक्स्ट डे क्लास में पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।